भी देश के विकास का पैमाना उसके मजबूत एजुकेशन सिस्टम के बगैर संभव नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। कॉलेज कैंपस के खुले माहौल में पढ़ने के बजाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षा व्यवस्था का बदला माहौल, क्या स्टूडेंट्स इसे अपना पाए हैं? न्यू इंडिया डिबेट की शुरुआत करते हैं इन युवा छात्राओं के साथ। क्या कुछ चैलेंजेस आपके सामने एजुकेशन को लेकर के वर्तमान समय में? आज तक हम जिस प्रोसेस से एजुकेट होते आए थे उसने एकदम अपनी धारा जो है बिल्कुल बदल ली कि एक दिन हम कॉलेज आए, हम इन ग्राउंड्स में घूमे और फिर 2 हफ्ते बाद हम लैपटॉप के सामने अपने घरों पे बैठे क्लासेस कर रहे थे। जो हम क्लासेस में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था वो सब ऑनलाइन हो गया। जो भी हमारी कॉलेज की रीडिंग्स होती थी, कॉलेज तो छोड़िए, नर्सरी से लेके पीएचडी स्टूडेंट्स तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें शुरुआत में आई, हम में से कई सारे बच्चों को, वो ये थी कि जो मटेरियल हमें मिलता था पढ़ाई के लिए वो सबके पास एक्सेसिबल नहीं था। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हम सभी ने महसूस किए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ और छात्राओं से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ बदला है मोटे तौर पर? मतलब कैसे आपको परेशानियां आई और उन परेशानियों को कैसे कॉप अप किया आपने? मतलब मिरांडा हाउस की बात करें तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आपने कंटिन्यू किया अपनी क्लासेस को? क्या कुछ चेंजेस आए? क्लासेस तो हमारी स्टार्टिंग से पूरी ऑनलाइन स्फीयर में हुई है, पर एक बहुत बड़ी, जैसे हम जिस कोर्स से आते हैं वो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें एक बहुत बड़ी हमारी जिस तरीके से पढ़ाई होती है वो पीयर लर्निंग, डिस्कशंस, डिबेट्स इन सब से होती है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट in an online sphere because every household is also not the same. हर घर में एक तरीके का वो पढ़ाई का माहौल हर समय नहीं हो सकता। माँ बाप का ऑफिस हो रहा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हर जगह वो लेवल ऑफ प्रिविलेज भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने सारे लैपटॉप्स या फिर फोन्स है और इंटरनेट कनेक्शन। काफ़ी स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ जो हमारी क्लास में थे जिनका 1 GB पर डे होता था और एंड क्लासेस तक आते आते वो इंटरनेट खत्म हो जाता था। मैं दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आप ठान ले कि आपको शिक्षा हासिल करनी है तो उसका एक उदाहरण हमारे सामने मौजूद है शिल्पी के रूप में। शिल्पी दिव्यांग है, आंखों से वो देख नहीं सकती हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि अब जब ये प्रॉब्लम है, वैसे तो जब आप कॉलेज में जाते हैं टीचर सामने होते हैं तो थोड़ा इजी होता है, अब जब ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपने कैसे मैनेज किया इसको? सर धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे दौर पर जब हम बात करें कि एक किसी भी प्रकार की यदि किसी को दिव्यांगता है तो एक जाहिर सी बात है हमारे लिए पूरी तरीके से होती है कि सुगमता लाई जाए, एक्सेसिबिलिटी की बात होती है। तो सर हम देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत निम्न तौर पर आज परिवार मौजूद हैं जिनके यहाँ पर हर तरफ से एक्सेसिबिलिटी मौजूद होगी, लेकिन चूंकि यदि मैं बात करूँ तो हमारे जो गांव हैं वहाँ के क्षेत्रों में आज भी हमारे पास, क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी कहा, रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार में यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई विद्यार्थी घर में दिव्यांग है तो हमें अलग से एक्सेसिबल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे कहीं ना कहीं परिवार जो है असमर्थ हो जाते हैं कि वो हमें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जी सर, तो ये बहुत बड़ी समस्या रही है। क्या डिफरेंस है कैंपस में पढ़ना और ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ना, घर पर पढ़ना? देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा, प्लस देयर वाज अ लैक ऑफ इवैल्यूएशन कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता। तीसरा पॉइंट ये कि ह्यूमन, देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन टच। जो ह्यूमन टच नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती, तो बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट प्लस सोशली एंशियस होते जा रहे हैं। आप लोग क्या चेंजेस देखती हैं? पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन का और ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे माइंड पे पड़ा है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकती, टीचर्स से नहीं मिल सकती। एंड ऑफलाइन एजुकेशन जो मेरा फेवरेट काइंड ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि मैं सबसे इंटरैक्ट कर सकती हूँ। एंड बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट वी लिव फॉर डिबेट्स एंड फॉर डिस्कशंस ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने उठाया। मैं चाहूंगा पीछे से भी कोई आंसर करे। क्या कुछ कोशिशें आपने की हैं कि जिससे आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन और डिप्रेशन फ्री बना सकें? जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें भले ही चेंजेस आए हैं,
बट जो एक डिजिटल मोड है जिसको हमने अपनाया है, कई बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं आता था, लाइक व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता था। अब ग्रुप्स बन गए हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, लिंक्स कैसे जनरेट करते हैं, गूगल फॉर्म्स कैसे जनरेट होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। लाइक अगर मैं अपने आप को भी बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट आज मुझे इतना आता है कि हाँ, अगर मुझे कोई मीटिंग अरेंज करनी है, किसी तक कोई बात पहुंचानी है, तो वो टेक्निकल वे से बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। और ये समय की मांग भी है, वाकई में टेक्निकली बहुत साउंड हुए हैं हम, लेकिन एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत अच्छी बात कही आपने, एक वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, जो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है ये कितना ट्रांसपेरेंट है? आई थिंक 10th and 11th इज जब आप समझ रहे होते हो कि पढ़ना कैसे है, नई स्ट्रीम होती है, यू अंडरस्टैंड कि चलो ये पॉलिटिकल साइंस है, ये हिंदी है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ओबीई, आई थिंक लाइक अभी पहले बोला, इनोवेशन इज समथिंग दैट वी आर फोर्स्ड टू डू बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। तो टीचर्स को भी नए मीडियम्स यूज करने पड़ते हैं, हमें भी अडेप्ट करना पड़ता है। एंड आई थिंक वन बेनिफिट लार्जली देयर इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन ज्यादा डिसेमिनेट होती है, पीपल थोड़ा गार्ड कम करते हैं इन्फॉर्मेशन। एंड सेकेंडली हमें बचपन से थोड़ा रोट मेमोराइज कराया गया है, आई थिंक वो थोड़ा सर्कमवेंट हो जाता है व्हेन यू हैव ओबी, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम कॉन्सेप्ट समझो और खुद समझा पाओ कि इसमें क्या है। आपदा में अवसर की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं और वाकई में विपरीत परिस्थितियों में हमने ये करके भी दिखाया है, लेकिन फिर भी एक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत का भविष्य निर्धारित करता है। अब क्या कुछ बदला और इस बदले हुए माहौल में कैसे आपने इस चुनौती का सामना किया? एक्सेसिबिलिटी इज आवर फोकस कहीं पे भी, और इंक्लूजन एक फोकस है, और ये पैंडेमिक से सिर्फ रिलेटेड नहीं है। जो क्लास कास्ट और जो भी जिस तरह के आपके बैरियर्स है वो रहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, तो उस प्रिविलेजेस को दूर करना बहुत जरूरी था। लेकिन एक इनोवेटिव थिंकिंग तो जरूर आया है, पेडागोजिकल टूल्स, जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग इस बार हुई है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर नहीं देना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी देना है, मटेरियल्स भी देना है, तो ये सब एक लर्निंग हुई है, जो कि जब आपके ब्लेंडेड मोड्स आएंगे, जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जब आएंगे, तो हम लोग उसमें बहुत अच्छी तरीके से भागीदारी कर पाएंगे। हम बात करते हैं आपदा में अवसर की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो हम सभी यहाँ पर यूथ हैं और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण युवा ही कर सकता है। इस पर क्या कुछ कहना है आप लोग का? Attending classes is just like just opening our tablets and mobile phones, and we are able to attend our lectures and classes. So in this manner we are able to learn a lot, and also from our peers and from teachers, and there are some organizations too which are making us more strong and familiar with new things. We are able to learn some certificate courses and everything else. So this is a very nice and convenient way in which we are learning a lot. बिल्कुल ठीक है। इन सब के साथ साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कैसे हम देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाएं। तो बीइंग स्टूडेंट क्या कुछ इनिशिएट्स हम कर सकते हैं? मिरांडा हाउस संस्था का माहौल कुछ ऐसा है कि शुरू से अंडर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि मैं भी यहाँ की छात्रा रह चुकी हूँ, तो हमें सिखाया जाता है कि आपदा को कैसे मतलब चुनौती को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। यह चीज हमें शुरू से टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस का पार्ट माना जाता है और ये सिखाया जाता है। तो हम लोगों ने इस तरह से, जैसे जो एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम था, अगर किसी को या किसी को मान लीजिए कि डिजिटल डेटा नहीं मिल पा रहा था, तो कॉलेज ने एक कमिटी बना करके जो क्लासेस के सीआर थे उनके थ्रू ऐसे बच्चों को रिमोट एरियाज में लोकेटेड थे और हमने उनको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करके जितना भी हेल्प हम उनको एक्सटेंड कर सकते थे, फाइनेंशियल हेल्प, उसके अलावा रिसोर्सेज का, जैसे शुरू हुआ ये लॉकडाउन 23 मार्च से शुरू हुआ 2020, तो हमने इमीडिएटली क्या किया कि उस फेज को यूज किया, और मैम ने और बाकी जितने सीनियर टीचर एंड जितने स्टेक होल्डर्स थे सब ने मिल करके एक कमिटी का पार्ट थे वो लोग, और वो लोग एक डिसाइड किए, एक मैकेनिज्म इवॉल्व किए, और उस मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे हमारा वेबसाइट है उसमें एक स्पेस है एकेडमी के नाम से, तो वहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज को अपलोड करते थे जो बच्चे एक्सेस कर सके। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम उन तक पहुँचते थे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम ये बहुत ही क्लियर कट बताते थे कि इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज इज ऑलवेज अप्रोचेबल एज वेल एज एक्सेसिबल, सो यू कैन रीच आउट टू अस। बिल्कुल ठीक है। तो विपरीत परिस्थितियों में बहुत मेहनत के साथ इसका सामना पूरे भारत ने किया है, और ऐसे में अब आने वाली नई चुनौतियों का
कैसे हम सामना करेंगे, और उसमें भी चूंकि हम बात कॉलेज कैंपस में एजुकेशन सिस्टम की कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि भारत का हर बच्चा उसको शिक्षा मिल सके, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस समय में, इस चुनौती में कैसे वो साकार होगा, इन सवालों की भी पड़ताल करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। From overt to covert capabilities, the Indian Navy has it all. Is a challenge that the Indian Navy has readily faced and prepares to do even one better than what it has done in the past. Geography decides history. We have a good Navy, which is not a provocation for war for any of our enemies, but the best insurance for India for peace. India's strategic deterrence is best provided by the underwater capability, which, as we have said, is the Arihant. And I think India can take pride that we have designed and built that. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस कार्यक्रम में हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि मिरांडा हाउस कैंपस में हम पहुंचे हैं। न्यू इंडिया डिबेट युवा छात्राओं के साथ लगातार जारी है। और मेरा अगला सवाल, जो कि जिक्र किया गया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि भारत के हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, कोई भी बच्चा किसी भी वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे। चूंकि हमारे पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, तो हमको लगता है कि वी आर सो वेरी लकी। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि तकनीकी कारणों से या दूसरी वजह से एजुकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, और इस पर क्या कुछ विचार आप लोग के हैं? देखिए, जब हमें ऑनलाइन टीचिंग करने को कहा गया, हमारी कोई तैयारी नहीं थी। बिल्कुल अचानक ही हमें एक नए मीडियम के थ्रू पढ़ाने की एक हमारे ऊपर डिमांड आई। लेकिन और शुरू में ऐसा भी लग रहा था कि ये कुछ समय के लिए ही है, लॉकडाउन ओवर होगा तो उसके बाद हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि कोरोना हमारे जीवन से इतनी जल्दी अभी जाने वाला नहीं है। तो शुरू में जो भी चैलेंजेस आए हमें ऑनलाइन टीचिंग में, हम में से बहुत लोग जो हैं ये भी नहीं जानते थे कि मीटिंग का लिंक कैसे जनरेट किया जाए। तो धीरे धीरे जो है हमने ये सब चीज़ें सीखी, और इसमें स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, आपस में हम सब ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया। और आज अब जब 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो हम कुछ कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि काफ़ी सारी जो चुनौतियां थीं, जो परेशानियां थीं, जो शुरू में हमें बहुत ही मुश्किल लग रही थी, हम उनके ऊपर काम कर पाए हैं और काफ़ी हद तक उनको सुधार भी पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस सिचुएशन में भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू कुछ अच्छा किया है। ओके। लेकिन इन सब के बीच में मैं चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स में से कुछ आंसर आए कि हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके, ऐसी व्यवस्था हम कोशिश सरकारी स्तर पर, अपने स्तर पर की जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि सोसाइटी के सभी को इसमें स्टेक लेना होगा, सभी को अपना एफर्ट लगाना होगा? हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनस्विनी एंड आई कम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो इट्स अ एरिया जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज होते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता अच्छे से। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज जो है वो ठीक करे जाए, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर पाएं, क्योंकि ऑनलाइन अब सब कुछ ऑनलाइन है। कोरोना की वजह से अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो हम चाहते हैं कि ये सब कुछ एक्सेसिबल हो। ओके मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? ऑनलाइन एजुकेशन को मैं बहुत सकारात्मक रूप में कई कारणों से देख पाई हूँ। वैसे भी दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाने का सरकार का हमेशा से ही प्रयास रहा है। नंबर 1, मैं दिव्यांग बच्चों की दृष्टि से अगर सोचूं जी, तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मुझे अंदाजा है कि 70 से 80 बच्चे हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड रहते हैं। तो उनके हिसाब से अगर मैं ऑनलाइन सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके लिए कंफर्टेबल है, पहली बात।
जो स्ट्रगल उन्हें आने जाने में करना पड़ता है, उस स्ट्रगल से एक तो वंचित हो गए, वो अच्छा रहा, बचे वो बच्चे। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो सुरक्षित रहे। ठीक है। और तीसरा, हम लोग उनको हर तरीके से, सबसे पहले मैं बीच में ही अपनी प्राचार्या को थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहली बात है कि कोई भी संस्था को वहाँ की जो हेड है, वो जो मुखिया, वो कितनी एक्टिव, किस किस स्तर पे जाके वो सोच रही हैं और देख रही हैं। जिस यूनिट में मैं काम कर रही हूँ उसमें डिफरेंटली एबल्ड बहुत सारे बच्चे हैं, उनके चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, जिसमें मैं खुद भी स्ट्रगल कर रही होती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम मुझे भी सीखना पड़ा। ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे जूम प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं आता था, साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो रही थी, मुश्किल से 3-4 दिन लगा और उसको मैंने सीखा। उसी तरीके से हमारी प्राचार्य ने प्रयास किया कि हर बच्चे तक, साइटेड से लेकर के दिव्यांग तक, शिक्षा कैसे पहुंचे। व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए और अपनी वेबसाइट को जो है उन्होंने एक्सेसिबल करने का प्रयास किया। दूसरी चीज, हम लोगों ने प्रयास किया डिपार्टमेंटल स्तर पे कि एक जगह उनके जैसे जो साइटेड बच्चा है उसको तो पीडीएफ फाइल चाहिए या बुक्स चाहिए, तो उनको तो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी व्यवस्था है टेक्निकल नॉलेज दिया गया, प्रॉपर दिया गया। और दूसरी चीज, हमने दिव्यांग बच्चों के लिए भी अलग से लाइब्रेरी बनाने का प्रयास किया। एनएसएस हमारा बहुत एक्टिव है। एनएसएस के बच्चे हमेशा हमारे क्लासरूम में अवेलेबल रहते हैं। इन केस बच्चा अवेयर नहीं है तो हम लोग क्लास टीचर होने के नाते उनको अवेयर करते हैं कि भाई आप इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे, आप उनको जो भी नया मटेरियल है रिकॉर्ड करके डालेंगे, है ना। तो उस तरीके से हम लोगों ने बहुत प्रयास। तो मतलब बहुत सारे एफर्ट किए गए और बहुत सारे पॉजिटिव वे, और वाकई में टेक्निकली बहुत सारा नॉलेज भी इससे सीखने को मिला। जैसे कि मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दें कि हमने नहीं सोचा था कभी कि हम जूम पर या गूगल मीट पर क्लास करेंगे, हमने नहीं सोचा था कि वीडियो कॉल की तरफ हमारा एक बार को एजुकेशन सिस्टम होगा। तो इस चैलेंजेस में जो हम कर पाए, आप मानती हैं कि वो बहुत बेहतर किया और आगे के लिए भी हम तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि हमने काफ़ी बेहतर किया है हमारे प्रोफेसर्स ने। मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे 3rd सेमेस्टर में GIS था। सो वी वर ऑल लाइक कि अब ये हम कैसे करेंगे, बट हमारे प्रोफेसर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरैक्टिव बनाया। एंड बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दे एक्चुअली वो न सिर्फ हमारे आगे इस मतलब काफ़ी अच्छे से हमारा कंप्लीट हुआ, बल्कि हमारे सब्सिक्वेंट जो हमारे सेमेस्टर्स आए उसमें हेल्प भी हुई। एंड देन इसके बाद हम रिसर्च भी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने रिसर्च पेपर्स बनाए। एंड देन इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ा। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई हमारे बीच में, हमने इंटरेक्ट किया टीचर्स से। वेदर डिप्रेशन की बात करें, मेंटल स्ट्रेस की बात करें, तो हमने टीचर्स से कहा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ये सब परेशानियां आ रही है। एंड दे एक्चुअली मतलब जो डेडलाइंस होती है उन्हें एक्सटेंड किया गया टीचर्स ने, और काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई टीचर्स से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने भी कही। लेकिन देखिए, जब हम बात एजुकेशन की करते हैं और ओवरऑल एजुकेशन की करते हैं, तो उसमें हमारा मेंटल स्ट्रेस को कैसे हम कर सकें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। क्या कुछ रोल होता है, क्या कुछ सोचना है आपका? सर आपने बिल्कुल सही कहा। एंड आई जस्ट लाइक टू ब्रिंग टू नोटिस, जैसे कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। सो इवन व्हेन वी वर कन्फाइंड इन आवर होम्स इन द 4 walls, जिसको करना था, मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग आई वुड लाइक टू स्पीक फॉर माई सेल्फ, क्लासेस होती थी दिन के 4 घंटे 5 घंटे क्लासेस होती थी, बट बिकॉज आर अननेसेसरी टाइम दैट वाज वेस्टेड और आई वुड से स्पेंट अर्लियर, जैसे ट्रैवलिंग या कुछ भी, दैट वाज सेव्ड। सो आई थिंक most of us were able to utilize that time अपने physical health पे काम करने के लिए। and जहाँ तक बात रही mental health की, which is a very big part of our overall health, तो online classes में भी like I saw हमारे peer groups जो थे, हमारे जो नए दोस्त थे, college batchmates थे, even without meeting each other physically, they were all very on their toes to help each other, एक दूसरे को रीच आउट करना बिना किसी हेजिटेशन के, एक दूसरे की हेल्प करना। सो आई थिंक इन दिस, इन एडिशन टू आवर फिजिकल हेल्थ, हमारा जो पीयर अफिलिएशन था वो इसके थ्रू काफी बड़ा है। ओके। इन सब के साथ साथ जी आप कुछ इसी विषय पर अपनी बात रखना चाहिए, प्लीज बोलिए। जैसे आपने पूछा क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी की क्या इसमें भूमिका रही है ऐसे काल में, तो अगर हम इतिहास से लेकर आज तक बात करें तो जो भारत की देन है योग,
जिसे हम कहते हैं कि हमें ध्यान रखने से हमारा जो अनुशासन बनता है और जो कुछ भी बनता है वो योग करने से या कुछ भी करने से, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहने से हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट बहुत ही पॉजिटिवली करते हैं। तो जो ये कोरोना काल आया उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो ये थी कि हम अपने परिवार के साथ थे। तो ऐसा नहीं था कि परिवार अगर कुछ सिखा रहा है या हम उन्हें कुछ नया सिखा रहे हैं तो वो अलग था। परिवार योग की बात करते थे, हम स्पोर्ट्स की न्यू एक्टिविटीज की बात करते थे, तो वो साथ करते थे। तो उस चीज में कहीं ना कहीं हमारी भी जो नॉलेज थी, जो योग जैसी परंपरा थी, उसको भी हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे से निखारा है। और हमारे पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका रही है इस बात को बताने में। बिल्कुल ठीक। इन सबके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा, मैं चाहूंगा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स यदि कोई इसमें आंसर कर पाए, कि हम चाहते हैं कि हम सभी की कोशिश होती है कि हमको अच्छा प्लेसमेंट मिले जब हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाए। नाउ दिस इज टाइम जब हमने देखा कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, एजुकेशन सिस्टम जितना इफेक्टिव होना चाहिए था, चूंकि ये न्यू नॉर्मल है तो उतना कॉप अप अभी करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और उसके साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्या कुछ विजन है? हमारा वो फील्ड ही नहीं है कि हम प्लेसमेंट में जाना चाहें, बट ये जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस पैंडेमिक टाइम्स है, इसने हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का काफ़ी टाइम दिया है। और ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ कोचिंग क्लासेस है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रही है हमें, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और ऑल थैंक्स टू आवर मिरांडा हाउस फैकल्टी मेंबर्स जो हमें कभी फोर्स करके क्लासेस में नहीं बुलाते हैं। दे आर रिजिड येट फ्लेक्सिबल। वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की तो आप लीजिए क्लासेस, बट वो कभी ऐसे भी नहीं, मतलब उन्होंने हमें भटकने भी कभी नहीं दिया। तो देयर टीचिंग स्टाइल हैज बीन वेरी कोऑपरेटिव, दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव। सर एक और चीज़ जो है, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी हैज स्टेप्ड अप to work for their co-peers along with the college faculty as well। तो जो प्लेसमेंट सेल जो आप कह रहे हैं, उनने बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी प्लेसमेंट ड्राइव्स करवाई हैं, अपना फेस्ट करवाया है। हमारे कॉलेज की सोसाइटीज़ बहुत एक्टिव रही हैं। आर कॉलेजेस कोविड हेल्प डेस्क वाज वन ऑफ दोज हेल्प डेस्क जिनको मीडिया ने बहुत सारा कवरेज दिया, उनने बहुत लोगों की हेल्प करी। तो आप जो कह रहे थे कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो आई थिंक कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से उनके पीयर्स भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब तक स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं आगे आएगी तो स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं आगे बढ़ पाएगी। जितना भी सपोर्ट हमको कॉलेज से हो, जो कि बहुत रहा है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ग्रेटफुल फॉर ऑल द मेंटल हेल्प, for all the financial help, for all the flexibility that our teachers have provided for us। बिल्कुल, और ऐसे समय में इसी की ही जरूरत होती है। मैं चाहूंगा कुछ जो पहली बार जो स्टूडेंट्स कॉलेज आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको तो वो कैंपस लाइफ महसूस करने को नहीं मिल पाई है अब तक। तो क्या कहना है आप लोग का? बचपन से ही हम सभी का ख्वाब रहता है कि हम कॉलेज जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, और मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कॉलेज जाने का। और जैसे ही हमारा एडमिशन हुआ मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज में तो हम सभी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से सब कुछ ऑनलाइन मोड हो गया। हम सभी घर पर बैठे थे, हमें ये भी नहीं पता था हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारी क्लासेस शुरू हुई और टीचर, शुरुआत में जितनी भी परेशानियां आई हों, लेकिन बाद में जैसे जैसे टीचर्स ने हम सभी का सहयोग किया, हमारा साथ दिया, और क्या कुछ नहीं किया हमने, ऑनलाइन सारे प्रोग्राम्स किए, हमने फेयरवेल पार्टी की, फ्रेशर्स पार्टी की, मतलब सब कुछ जो ऑफलाइन हो सकता था वो सभी हमने ऑनलाइन महसूस किया, और अच्छे से उस जिंदगी को उस हद तक नहीं जिया जो कि हम फिजिकल मोड में जी सकते थे। लेकिन ऑनलाइन मोड में भी कॉलेज ने, टीचर्स ने और नए नए फ्रेंड्स भी मिले, तो सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और बस अब आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पैंडेमिक खत्म हो और हम सभी कॉलेज आएं, बट ऑनलाइन मोड सुपर। बिल्कुल ठीक है। मेरा आखिरी सवाल फिर हम कंक्लूड करेंगे शो को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें ऐसा एजुकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एक ऐसा एजुकेशन है जो कि रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध हो। I feel that like online mode of education is a boon, but it cannot be the substitute for the traditional mode
मोड ऑफ क्लासरूम। सब्स्टिट्यूट तो नहीं बन सकता, बट ये बूंद जरूर है, बिकॉज हमें ये टेक सेवी बनाया है इसने, और हम डिफरेंट प्रोग्राम्स सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, और जो हम एक मोनोटोनस सिलेबस पढ़ते हैं उससे बाहर जाके भी चीजें पढ़ सकते हैं। बट अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, हमें अमालगमेशन करना पड़ेगा दोनों। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारे सपने हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने एक कॉलेज जाने का एक उत्साह अलग था, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से ये खत्म हो और फिर से हम एक नॉर्मल तरीके से पढ़ सके ओपन कैंपसेस में बैठ करके। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्मीद और उनके सपने ऐसे हैं कि वो एक बेहतर रोजगार पा सकें और साथ ही साथ कैसे वो अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं वो कर सके। तो वाकई में हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी दिशा तो सही है, लेकिन अब भी बहुत काम करने की जरूरत है और भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ऐसे प्रयास लगातार करते रहना होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब में हम सभी की जो सामूहिक जिम्मेदारी होगी उसका हम सही तरीके से निर्वहन करेंगे। न्यू इंडिया डिबेट में आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।